ये ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म जो आज नॉर्थ अमेरिका में लुजियाना के साहल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है, लेकिन ये ऑयल रिग शुरू से यहाँ पर नहीं था। इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था। ये ऑयल रिग 16 मंजिल ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड जितनी चौड़ी है। अब आपको इसके वजन का अंदाजा तो हो ही चुका होगा। इसका वजन तकरीबन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। गेट मोर ऑफिशियल्स की वीडियो देखने पर आपके बेहद मशहूर है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 50 से 60 हजार टन के बराबर है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को अपोमेटिक्स कहा जाता है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को हजारों वर्कर्स और इंजीनियर की दिन रात की कामयाब मेहनत के नतीजे में बनाया गया है। पूरे 7 सालों की अंतिम मेहनत के बाद जब अपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया तो इंजीनियर को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जिसको उन्होंने अपने पूरे कैरियर में कभी सोचा भी नहीं होगा। इस देवकामत स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया। अपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पर रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक इनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशियन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल अख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून 20 सालों में एक मर्तबा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहल पर हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सबको मालूम है कि हालिया चंद सालों में सुपर टाइफून ने जिस भी साहली पट्टी पर हमला किया है उसने वहाँ के लोगों और उनके अमला को हिला कर रख दिया है। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था कि इनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पर लोड करके रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने सारी मैनेजमेंट को हिला कर रख दिया था। नाजरीन, ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती करने की गुंजाइश नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और अपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए जो काम बाकी रह गया था इसको टाइम पर पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा टीम बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द अपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट मेट्रोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर गहरी नजर रखे हुए थी, लेकिन आज तो जैसे इनकी उम्मीदों के बरक्स हो रहा था। जब इनको इस बात का इल्म हुआ कि टाइफून तो पैसिफिक ओशियन से सीधा साउथ कोरिया के जानब बढ़ता जा रहा है, तमाम वर्कर्स और मैनेजमेंट की टीम ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर अपोमेटिक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब बारी थी इस देवकामत स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डेक पर रखा जाए। ये अपोमेटिक्स जो कि मुकम्मल तौर पर स्टील से तैयार किया गया था और इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। पहले तो बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डेक पर रख दिया गया। डेक बोर्ड की मदद से फ्लोटिंग डेक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहाँ से इसको इस मरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर अपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मैक्सिको तक जाना था। अगली सुबह अपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डेक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पे फ्लोट करने लगा। डक बोर्ड्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया, जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही हो। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समुद्र में इसकी निशानियां भी उभरने लगी। समुद्र में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो अपोमेटिक्स के लिए एक संगीन खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पर लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी
पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है। फिर डक बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती हैं और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर की जानब उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता जितना आपने इस एनिमेशन में देखा है। इस काम के लिए समुद्र का पुरसुकून होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और ये चीज वेसल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समुद्र में काफी तेजी थी। लहरों और तेज हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और टीम का स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटों का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समुद्र पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद और कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समुद्र पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींचकर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटों पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इस काम का मतलब ये नहीं कि आगे और कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पे फिट किया गया और एक बार फिर इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहाँ इसको अगले 40 सालों तक काम करना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा था, यहाँ समुद्र का बॉटम 7,400 फीट डीप है, लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था, इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समुद्र की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पर किसी इंसान का जाना और फिर वहाँ कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समुद्र के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइप लाइन्स को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समुद्र के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइप लाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना था। 7,400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी एक वीडियो गेम की तरह ये मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बार में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स में एक चेन निकाली गई, फिर ROV ने ये चेन लेकर दूसरी शिप तक पहुंचाई। इस शिप से ये चेन दूसरी प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सी बेड से भी हजारों फीट नीचे 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी आ चुकी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी थी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और इसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी। आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। उम्मीद है गेट मोर ऑफिशियल की ये वीडियो आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।